हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 2 जो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, आप लोगों का जियोग्राफी का चैप्टर 2 है, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन का आंसर को देखे थे। ठीक है, और आज जो है हम लोग 21 से लेकर के लास्ट तक, मतलब जितना दूर तक चलेगा उतना दूर तक हम लोग देखेंगे। ऐसे यदि देखें तो कुल मिलाकर के 54 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से हम लोग 20 को पढ़े थे और उसको समझे भी थे। आज 21 से हम लोग 54 तक पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो हम लोगों का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकाशगंगा का व्यास कितना हो सकता है। जैसे यदि हम लोग बात करें एक आकाशगंगा, ठीक है, तो उसको उसकी कुल लंबाई को तो नहीं माप सकते हैं, और इसी के कारण इसका व्यास को मापा जाता है। व्यास होता क्या है, आप लोगों को पता है, एक वृत्त होता है। वृत्त का एक परिधि से दूसरी परिधि तक का जो दूरी होता है, जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो यदि हम लोग एक आकाशगंगा के व्यास के बारे में बात करें, तो उसका व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आकाशगंगा इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी लंबाई को यदि देखें तो 80,000 से लेकर के 1,50,000 प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय करती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर 80,000 से लेकर के 1,50,000 मतलब प्रकाश वर्ष कह रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि 80,000 साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उतना बड़ा हो सकता है एक आकाशगंगा। यहाँ से लेकर के 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक हो सकता है कि 1,50,000 वर्षों में जितना दूरी तय करेगा उतना बड़ा हो सकता है प्रकाश वर्ष, सॉरी आकाशगंगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें इसमें तारों का निर्माण कब हुआ। जैसे आज हम लोग तारा को देखते हैं आसमान में, ठीक है, सूरज भी एक तारा ही है। तो जैसे हम लोग तारा को देखते हैं तो तारा का निर्माण कब हुआ है, तो एक अनुमान के अनुसार जो है कि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। मतलब तारा का जो निर्माण हुआ है आज से लगभग 5 से 6 अरब साल पहले तारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि तारों के बीच की दूरी की माप होती है। तो तारों के बीच की दूरी का माप जो होती है वो किस में होती है। तो तारों के बीच का जो माप होता है कि एक तारा से दूसरा तारा के बीच की दूरी कितनी है, इसको मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष, जिसको अभी अभी हम समझाए कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश इतना तेजी से गति करता है कि वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का दूरी को तय कर लेता है। इतना ज़्यादा मतलब स्पीड होने के बावजूद हम लोग यदि दूरी को तय करेंगे ना, तो मतलब जैसे एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा तक का दूरी, तो 80,000 प्रकाश वर्ष का समय लग जाएगा। मतलब प्रकाश इतना स्पीड होने के बावजूद यदि हम लोग प्रकाश के स्पीड से भी यदि एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा में जाते हैं तो लगभग हम लोगों को 80,000 वर्ष का समय लग जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा दूर हो सकता है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है। तो यदि हम लोग बात करें एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है, तो है 9.46। मतलब इसको 46 आप लोग बोलोगे नहीं, दशमलव के बाद जो भी संख्या आएगा उसको आप लोग तोड़ तोड़ के बोलोगे। ठीक है, तो एक साल में प्रकाश जो है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर का दूरी तय करती है। आप लोग इसको तोड़ करके देख लोगे कितना हो रहा है। ठीक है ना, तो उतना दूरी तय कर लेती है प्रकाश एक ही वर्ष में। ठीक है, आगे जैसे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो हम लोग तो ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन यदि इसको हम लोग भूगोल की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक है, 14,95,98,000 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, यह है सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या ये दूरी घटती और बढ़ती है। तो बिल्कुल, जैसे आप लोगों को हम बताए थे अपसौर और उपसौर के बारे में। यदि आप लोगों को याद नहीं है 10th वाला तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे और भी चैप्टर आएगा हम लोगों का, उसमें आप लोगों को अपसौर और उपसौर बताएंगे। एक समय ऐसा आता है जिस टाइम सूरज क्या होती है पृथ्वी के बहुत नज़दीक होती है, और एक समय ऐसा भी आता है जिस टाइम जो है सूरज जो है पृथ्वी से बहुत दूर होती है। ठीक है, तो ये 14,95,98,000 किलोमीटर जो है ये औसत दूरी है।
ठीक है, मतलब ना तो बहुत दूर वाला बताया जा रहा है और ना ही बहुत कम वाला बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो इसमें बताया जा रहा है आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किससे हुई। आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ है, तो आखिर ये इसका निर्माण किससे प्रारंभ हुआ था। तो इसका निर्माण जो है हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस के जो विशाल बादल होते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बादल जो थे, उसी बड़े बड़े बादल का मिलने से, और उसके बाद फिर बाद में हीलियम गैस आया, उसके बाद फिर धूलकण आया, ये सब मिलने से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आकाशगंगा का निर्माण का शुरुआत हो चुका था। ठीक है, लेकिन यदि सबसे पहला कण आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पहला कण कौन सा था जिससे आकाशगंगा बनी है, तो उसका आप लोगों को बताना हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। यदि हम लोग बात करें हमारे सौर मंडल में, तो हमारे सौर मंडल में वर्तमान समय में कुल मिलाकर के 8 ग्रह है। एक समय ऐसा था जिस टाइम 9 ग्रह माना जाता था प्लूटो ग्रह को, लेकिन प्लूटो ग्रह ऐसा ग्रह निकला जो कि मतलब ग्रह का जो कुछ नियम होता है, जो अपने ही अक्ष पर घूमती है और दूसरे का अक्ष को नहीं काटती है। तो प्लूटो को पाया गया कि वो क्या करती है, अपने अक्ष में तो घूमती है, साथ ही साथ दूसरे ग्रह के अक्ष को भी वो काटती है, और इसी के कारण जो है उसको ग्रह का जो दर्जा दिया गया था उससे वर्ष 2006 को हटा दिया गया है उस दर्जा से। ठीक है, खैर, तो अभी यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है, तो हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर के अभी 8 ग्रह है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है। आखिर सौर मंडल का निर्माण हुआ है तो सौर मंडल किससे निर्मित हुई है, तो निहारिका से जो है निर्मित हुई है। निहारिका किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को शायद पिछले क्लास में हम बताए थे कि हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और धूलकण, इन तीनों का गैस का जो बादल होता है उसी को निहारिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को सिर्फ हाइड्रोजन गैस के बादल जो है मिलेगा कि निहारिका किसको कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस के बादल को कहा जाता है। कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण को कहा जाता है निहारिका, और कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण के जो मिश्रण का जो बादल होता है उसको कहा जाता है निहारिका। ठीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों का जब ये तीनों ऑप्शन रहेगा तो वो अलग टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यदि आप लोगों का क्वेश्चन पर आते हैं कि सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है, तो सौरमंडल का जनक जो है निहारिका को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रोड बनने की शुरुआत कब हुई। तो क्रोड बनने का यदि हम लोग शुरुआत पर बात करें तो ये 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर आते हैं तो अगला प्रश्न है ग्रहों का निर्माण कब हुआ। जैसे कि आज हम लोग बहुत सारे ग्रह के बारे में जानते हैं, हमारे सौरमंडल में स्पेशली 8 ग्रह है, 8 ग्रह के बारे में तो जानते ही। ठीक है, तो जैसे कि ग्रहों का निर्माण कब हुआ था, तो कहा जाता है ग्रहों का निर्माण 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, मतलब लगभग आप लोग मान सकते हो कि 4.5 अरब वर्ष पहले जो है ग्रहों का निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे जो भूगोल शास्त्री थे उन लोगों का मानना है कि इस टाइम को हुआ होगा, क्योंकि जो जो साक्ष्य मिला है उस आधार पर भूवैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय जो है इसका निर्माण हुआ होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर यदि आते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। यदि बात करें हमारे सौरमंडल में, तो अभी अभी आप लोगों को बताया कि कुल मिलाकर के 8 ग्रह है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, एक आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी ग्रह है ना, ठीक है, तो उसमें से हमारे सूरज और सूरज के बाद जो एक बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, इसके बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी होता है। क्षुद्र ग्रह पट्टी क्या होता है, क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है कि एक ऐसा आकाशीय पिंड या एक ऐसा खगोलीय पिंड जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है, सूरज के चारों ओर घूमता है, उसको जो है हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो होता है वो ग्रह की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, ज़्यादातर उसमें धूलकण की मात्रा ही होती है। तो सूरज और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच का जितने भी ग्रह है उन सभी ग्रह को हम लोग भीतरी ग्रह के नाम से जानते हैं। और वैसे भीतरी ग्रह में 4 ठो भीतरी ग्रह है, जैसे पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। ठीक है, ये 4 ग्रह को जो है हम लोग भीतरी ग्रह कहते हैं। और इसी भीतरी ग्रह के बारे में यदि बात करें तो भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भीतरी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को ये एग्जाम में क्वेश्चन देता है, 4 ऑप्शन दे देता है और 4 ऑप्शन में से कोई एक ग्रह जो है
वो नहीं देता है, ठीक है, मतलब भीतरी ग्रह में से और या तो फिर पार्थिव ग्रह में से, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसी के कारण आप लोगों को ये चारों का चारों ग्रह का नाम याद रखना है, ताकि आप लोग बता सको कि वास्तव में कौन सा आप लोगों का पार्थिव ग्रह है और कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, ठीक है। आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि बाहरी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, क्षुद्र ग्रह पट्टी के जो अंदर वाला है उसको हम लोग पार्थिव ग्रह कह रहे थे, और जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर वाला जो ग्रह सब है उन सभी को कहा जाता है जोवियन ग्रह, ठीक है, उन सभी को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम लोग बात करें पार्थिव ग्रह में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो पार्थिव ग्रह में से सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध, ठीक है। बुध ग्रह जो है पार्थिव ग्रह में सबसे छोटा है। और जोवियन ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह के बारे में यदि बात करें तो है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। देखिए पार्थिव ग्रह के बारे में यदि बात करें तो पार्थिव ग्रह का आकार बड़ा होता है, लेकिन जोवियन ग्रह की तुलना में आकार जो है थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। पार्थिव ग्रह के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे यदि हम लोग पार्थिव ग्रह के बारे में बात करें तो हमारे पार्थिव ग्रह के बारे में बताया जा रहा है, पार्थिव ग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि सेलों और धातुओं से बनी होती है। पार्थिव ग्रह जो होती है उसमें सेल और धातु का बना होता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग बात करें जोवियन ग्रह के बारे में, तो जोवियन ग्रह का अधिकांश हिस्सा या अधिकांश वायुमंडलीय हिस्सा का बात कर सकते हैं, वो जो है गैसों से बनी होती है, या फिर जोवियन ग्रह का अधिकांश हिस्सा जो है वो गैस से ही ढकी होती है, ठीक है। लेकिन पार्थिव ग्रह में क्या होता है, ज़्यादातर सेल होता है और ज़्यादातर धातु होता है। सेल का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है, वो सभी पदार्थ जो हम लोग खनन करके मतलब खनिजों के माध्यम से निकालते हैं उन सभी को सेल कहा जाता है। सेल का सिंपल सा अर्थ होता है चट्टान, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें पार्थिव ग्रह के बारे में, तो पार्थिव ग्रह का अधिकांश हिस्सा जो है वो चट्टानी हिस्सा है। लेकिन उसी जगह यदि हम लोग जोवियन ग्रह के बारे में बात करें तो जोवियन ग्रह का अधिकांश हिस्सा क्या है, गैसीय हिस्सा है, ठीक है। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने प्लूटो को कब बोना ग्रह का दर्जा दिया, ठीक है। अब बोना ग्रह क्यों बोला जा रहा है, क्या वो बोना था, बिल्कुल। साइज में यदि देखा जाए तो साइज में वो छोटा था, ठीक है, और छोटा होने के साथ साथ वो ग्रह के कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसी के कारण उसको जो है बोना ग्रह का दर्जा दिया गया है। यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन, जो कि स्पेशली जो है खगोलीय विज्ञान जो है उसके बारे में ये लोग जांच करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये संगठन जो है इसके द्वारा बताया गया कि प्लूटो ग्रह जो है एक बोना ग्रह है, क्योंकि वो ग्रह का नियम का पालन नहीं कर रहा है। और ये कब कहा गया, तो ये जो अगस्त 2006 को कहा गया था, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि प्लूटो ग्रह को जो है ग्रह का दर्जा से कब हटाया गया था, तो अगस्त 2006 को हटाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा हटाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन के द्वारा हटाया गया था। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। आगे यदि बात करें क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का यदि हम लोग एकमात्र उपग्रह के बारे में बात करें तो यह है चंद्रमा, जिसके बारे में आप सभी को पता है, जिसको आप चांद के नाम से जानते हो, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है उसका नाम है चंद्रमा। आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। देखिए बहुत सारा वैज्ञानिक स्पेशली जॉर्ज डार्विन जो है ना, ये बताते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी पहले अलग अलग नहीं था, वो एक ही साथ जुड़ा हुआ था, और उसके बाद फिर क्या हो रहा था, घूम रहा था। घूमते घूमते फिर क्या हुआ कि बीच वाला जो भाग है वो थोड़ा सा पतला हो गया, साइड साइड में ये आ गया, जो कि एक डंबल जैसा आकृति का बन गया था, ठीक है। डंबल आप लोग देखिए हो ना, जो मसल वगैरह बनाने के लिए जो बॉडी बिल्डिंग वाला सब काम करता है, बिल्कुल। तो डंबल के आकार का हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि घूमते घूमते फिर क्या हुआ, बीच वाला भाग धीरे धीरे पतला होता गया, और वो टूट करके क्या हुआ, चांद, जिसका साइज जो है पृथ्वी का साइज से छोटा है, और इसी के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण भी क्या हुआ, कम था, और इसी के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर क्या होने लगा, घूमने लगा, और इस प्रकार से जो है चंद्रमा का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि चंद्रमा जिस जगह से टूट करके अलग हुआ, वहां पर पृथ्वी का उस भाग में क्या होगा, थोड़ा सा खाई हो गया, मतलब गड्ढा हो गया, और उसी गड्ढा वाले भाग में क्या हुआ कि समय के साथ उसमें पानी भरता चला गया, और उसके बाद उसको आज हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। तो और इसी के कारण कहा जाता है कि प्रशांत महासागर कितनी गहरी है आज तक किसी को पता नहीं चला है, ठीक है। क्यों और किस प्रकार से, यदि आप लोगों को ये पूछा जाए कि प्रशांत महासागर का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो आप लोग कह सकते हो
कि एक समय ऐसा था जिस समय पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ जुड़ा हुआ था, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि पृथ्वी चंद्रमा जिस भाग से टूट करके अलग हुआ उस भाग में जो है खाई बन गया, और उस खाई में समय के साथ पानी भरता चला गया, और उससे क्या हुआ, प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, और ये बात जो है सबसे पहले जिन्होंने बताया था उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज डार्विन। जॉर्ज डार्विन ने इस बात को बताया था। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज डार्विन ने कब बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। तो जॉर्ज डार्विन ने यह बात कब बताया था, तो यह बात बताया था 1838 ईस्वी को। ठीक है, 1838 ईस्वी को यह बात बताया था। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति किस कारण हुई। यदि हम लोग बात करें कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी या किस कारण से हुई थी, किस कारण से यदि बात करें तो द बिग स्प्लैट के कारण हुई थी। द बिग स्प्लैट जो है कुछ वैज्ञानिक बाद में आते हैं जॉर्ज डार्विन के स्थान पर, उसके बाद फिर कहते हैं कि पृथ्वी मंगल ग्रह से क्या हुआ कि एक बड़ा जैसा टुकड़ा निकला और मतलब टूट करके अलग हुआ और वो पृथ्वी के साथ टकरा गया, और पृथ्वी के साथ जब टकराया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ भाग पृथ्वी का टूट करके अलग हुआ और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, और वही चंद्रमा के रूप में जो है परिवर्तित हो गई, और इसी बात को कहा जाता है द बिग स्प्लिट। ठीक है, द बिग स्प्लिट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यदि आप लोगों को ये पूछा जाए, अब देखो द बिग स्प्लिट और पहले जो डार्विन ने बताया था कि डंबल के रूप में अलग हुआ था, तो इसके बारे में यदि बात करें तो डार्विन वाला थ्योरी को उतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो द बिग स्प्लिट को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा मानते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिसके कारण जो है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह के रूप में जो है परिवर्तित हो गया है, और इसी के कारण द बिग स्प्लिट को ज़्यादातर माना जाता है। आखिर ये द बिग स्प्लिट है क्या, बिग स्प्लिट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ये आखिर है क्या। तो देखो द बिग स्प्लिट में बताया जा रहा है कि माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके अंतरिक्ष में बिखर गया और पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा, और इसी को चांद के नाम से या तो फिर हमारा उपग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी का निर्माण होने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह से या मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक वस्तु आता है और हमारे पृथ्वी के साथ टकराता है, और पृथ्वी के साथ टकराने के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट करके अलग हो गया, और वही क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा या परिक्रमा करने लगा, और इसी प्रकार से जो है चंद्रमा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इस चीज को जो है ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है ना, आगे यदि बात करें कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, आखिर चंद्रमा जब बना तो चंद्रमा तो कभी तो बना होगा, तो चंद्रमा की उत्पत्ति जो है लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। मतलब यदि देखिए एक लगभग के हिसाब से तो लगभग 4.5 अरब आप लोग बोल सकते हो उसको, लेकिन एग्जैक्ट यदि डेट पूछा जाए तो आप लोग बोल सकते हो 4.44 अरब वर्ष पहले जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी या चंद्रमा बना था। ठीक है, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है द बिग स्प्लिट सिद्धांत किससे संबंधित है। अब जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि द बिग स्प्लिट नाम का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, किस चीज से, तो इसके लिए आप लोगों को ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन में आप लोगों का रहेगा चंद्रमा की उत्पत्ति से। तो जब आप लोगों का चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित रहेगा तो आप लोगों को उसी को टिक करना है। ठीक है ना, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल में कौन सा गैस था। तो यदि स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बना था उस टाइम जो हमारे पृथ्वी पर कौन सा गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में थी या सबसे ज़्यादा मात्रा में थी या कौन सी थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस थी और हीलियम गैस थी। ठीक है, अभी जैसे यदि हम लोग देखें तो हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कौन सा गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन जिस टाइम हमारी पृथ्वी बनी थी उस टाइम उस पर हाइड्रोजन और हीलियम नाम का 2 गैस जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित था। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है तापमान में अधिकता तथा हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के घनत्व के अंतर के कारण भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपर चले गए, इस घटना को क्या कहा जाता है। जैसे अभी अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि जिन जिन पदार्थों का घनत्व थोड़ा ज़्यादा था वो क्या हुआ, भारी हो गया, और भारी होने के कारण वो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर वाले हिस्सा में चला गया,
और जिन जिन पदार्थों का घनत्व थोड़ा सा कम था तो वो हल्का हुआ, जिसके कारण वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चले आए। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग जो है विभेदन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। विभेदन, ठीक है, विभेदन प्रक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विभेदन प्रक्रिया के कारण पृथ्वी का धरातल कितने परतों में विभाजित हो गया। तो जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे पृथ्वी का 4 परत है, तो विभेदन प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी का 4 परत बना। जो सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा भारी परत था वो सबसे नीचे आया, जिसको हम लोग जो है आंतरिक क्रोड के नाम से जाने। उससे थोड़ा सा जो हल्का था वो उसके ऊपर वाला परत में आया, जिसको हम लोग बाह्य क्रोड के नाम से जाने। उससे जो थोड़ा सा हल्का था वो उसके ऊपर आया, जिसको हम लोग प्रवार या मेंटल के नाम से पढ़े। और जो सबसे हल्का था वो सबसे ऊपर आ गए, जिसको हम लोग परपट्टी के नाम से पढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार से भारी से हल्का 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 होते हुए वो ऊपर की ओर आए। अब जैसे देखो हर एक जगह पर जो है परत बदल रहा है, क्योंकि पहले भारी, फिर उससे थोड़ा सा हल्का, फिर उससे थोड़ा हल्का और उसके बाद थोड़ा सा हल्का। अब हर जगह अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनेगा या अलग अलग पदार्थ रहेगा, तो सिंपल सी बात है वो परत टाइप का बनते रहता है, जैसे प्याज का झिल्ली टाइप का होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का परत टाइप का बनते चला गया, और इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 4 परत बन गए। ठीक है, यदि आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत कौन सा है, तो सबसे आंतरिक परत है आंतरिक क्रोड, मतलब अंदर का परत कौन सा है तो आंतरिक क्रोड। और सबसे बाहरी परत कौन सा है तो वह है परपट्टी। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी का सबसे भारी परत कौन सा है, तो सबसे भारी परत सिंपल सी बात है जो सबसे नीचे रहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों का आंतरिक क्रोड। ठीक है, और सबसे हल्का परत यदि आप लोगों को पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आप लोगों का परपट्टी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि समय मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। जैसे कि हम लोग मानते हैं ना 100 साल पार हो गया, या 1 लाख साल पार हो गया, या 1 करोड़ साल पार हो गया, या उससे भी ज्यादा साल पार हो गया। तो समय मापने का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है यान। यान को समय मापने का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग महाभारत रामायण में सुने होंगे कि युगों युगों से चलता आ रहा है, तो युग जो है समय मापने का है। जैसे आप लोग त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब नाम सुने हो। ठीक है, सतयुग, ये युग जो है ना, तो युग भी समय मापने का एक मात्रक है। ठीक उसी प्रकार यदि समय मापने का सबसे बड़ा मात्रक के बारे में यदि बात करें तो उसको कहा जाता है यान। यान जो है समय मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किस गैस की प्रमुख योगदान है। मतलब अभी पहले जैसे हम लोगों ने देखा कि जब पृथ्वी बना था उस टाइम 2 गैस महत्वपूर्ण थी, एक था हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। अभी का यदि हम लोग वायुमंडल का बात करें तो 2 गैस का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। आप लोगों को पता है अभी सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस है, और दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा जो गैस है वो है ऑक्सीजन गैस है। तो इन दोनों गैसों की योगदान जो है सबसे ज्यादा है। इससे रिलेटेड आप लोगों को एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पृथ्वी में किस गैस को जो है जीवनदायी गैस के नाम से जाना जाता है। तो जीवनदायी गैस के रूप में ऑक्सीजन को माना जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के सहायता से हम लोग सांस ले सकते हैं और जिंदा भी है। ऑक्सीजन खत्म तो हम लोग भी खत्म। ठीक है, इसी के कारण इसको जीवनदायी गैस के नाम से जाना जाता है। आगे यदि बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वायुमंडल में किस गैस की अधिकता थी। स्टार्टिंग में यदि बात करें तो किस गैस की अधिकता थी, तो अभी बताया आप लोगों को हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। ठीक है, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इसे क्या कहा गया। अभी कुछ देर पहले हम बताएं कि जो विभेदन प्रक्रिया जो हो रहा था, उस विभेदन प्रक्रिया के बाद या उसी के दौरान जो आप लोग बोल सकते हो कि क्या हो रहा था कि गैस भी निकल रही थी हमारे पृथ्वी के अंदर से, अंदर वाले भाग से गैस बाहर निकली और हमारे वायुमंडल में जाकर के समा गई। तो जो गैस निकलती है इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैस उत्सर्जन। ठीक है, गैस उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब होता है निकलना। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कब, जीवन का विकास कब आरंभ हुआ। मतलब हमारे पृथ्वी पर जीवन, मतलब एक सजीव जीव जो है सबसे पहले कब आना प्रारंभ हुआ, तो 380 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, 380 करोड़ वर्ष पहले, मतलब आजकल नहीं आया है, लगभग 380 करोड़ साल पहले। हाँ, मनुष्य उतना पहले नहीं आया था, मनुष्य इतना समय पहले नहीं आया था, मनुष्य बहुत बाद में आया था। ठीक है, मनुष्य का आया हुआ लगभग कुछ लाख वर्ष ही हुआ है,
ठीक है। लेकिन यदि छोटे मोटे सूक्ष्मजीव, डायनासोर वगैरह, इन सभी के बारे में बात करें, डायनासोर भी बाद में आया था, लेकिन सूक्ष्मजीव कुछ है, जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताया कि नीले हरे शैवाल वगैरह, ये इन सभी का बात करें तो ये 380 करोड़ वर्ष पहले ही हमारी पृथ्वी पर आ चुकी थी। ठीक है, तो इस अध्याय का हम लोगों का अभी लास्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। अब जैसे हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी कितना पुराना है, या पृथ्वी का विकास कब हुआ था, तो पृथ्वी का विकास जो हुआ था 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, तो ये अध्याय आप लोगों का समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।